हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मनी मैनेजमेंट में फैमिली बजट के बारे में जानेंगे। पार्ट वन में हमने मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम केवल फैमिली बजट के बारे में जानेंगे। बजट बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या फायदे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पारिवारिक बजट यानी फैमिली बजट किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को बजट कहते हैं। पहले ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी कितनी आय होने वाली है और कितना हमारा खर्चा होने वाला है। अगर आप अपनी आय से संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्यय का आय के अनुसार पूर्व अनुमानित ब्यौरा बनाना पड़ेगा। बजट हमेशा खर्चा करने से पहले बनाया जाता है। पारिवारिक बजट के प्रकार यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय यानी कि एस्टिमेटेड इनकम अधिक होती है और प्रस्तावित खर्चा यानी कि प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर कम होता है। यानी कि हम ये लगाते हैं कि हमारी जितनी आय होगी हम उससे खर्चा जो है वह कम करेंगे। दूसरा, संतुलित बजट। इस बजट में दोनों अनुमानित आय व अनुमानित व्यय में संतुलन होता है। इसमें न बचत है और न ऋण की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है घाटे का बजट। इसमें नाम के अनुसार ही पता चल रहा है कि ऋण की आवश्यकता होती है या हमें कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा अधिक और आय कम होती है। इसीलिए सबसे अच्छा जो बजट होता है वो बचत का बजट होता है। बजट बनाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों की निश्चित आय होती है, महीने में उनकी सैलरी आती है, उन लोगों के लिए बजट बनाना आसान होता है और एक्सपीरियंस के साथ वो बेटर होता चला जाता है। मगर जिन लोगों के यहाँ पे बिजनेस होता है उनको अपने अनुमान लगाना कठिन होता है। जैसे कई बार फेस्टिवल सीजन में उनके पास अधिक पैसा आ जाता है, कई बार उनके श्राद्धों के टाइम पर उनका कम उनको पैसा मिलता है, तो ऐसे में उनका बजट बनाना काफी कठिन हो जाता है। बजट बनाने के सिद्धांत। सबसे पहला, परिवार का आकार। परिवार की आवश्यकताएं जो होती हैं वो उनकी सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, आय अगर एक जैसी है किंतु परिवार में सदस्य अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो जो मूल आवश्यकताएं हैं सारा खर्चा उसी पर हो जाएगा और बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा, परिवार का स्तर। जिन परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उन्हें बहुत सारे ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जो उनको वैसे इतना जरूरी नहीं है, मगर जैसे भौतिक वस्तुएं तथा कपड़ों पर अधिक खर्चा करते हैं ताकि उसको देखकर लोग उनके स्तर को जाने। उन्हें घर पे भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तीसरा, उपलब्ध साधन। अगर ऑफिस की तरफ से घर, गाड़ी, नौकर आदि सुविधाएं मिल जाएं तो इन चीजों पर जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारे बजट में हमें इनका खर्चा डालना होता है, उसकी बचत हो जाती है और हम उस पैसे को कहीं और प्रयोग में ला सकते हैं। परिवार की आवश्यकताएं तथा लक्ष्य। छोटे बच्चे हों तो ज्यादातर हम उनके भोजन की तरफ अधिक ध्यान देते हैं और उस पर अधिक खर्चा करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक जरूरत बन जाती है। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो शिक्षा पर अधिक खर्चा होने लगता है। तो जैसे ही परिवार की आवश्यकताएं और उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं, जब कॉलेज का खर्चा आना हो तो उस टाइम पर हम बहुत सारी चीजों पर बचत करना शुरू कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा और हमारा बजट बदलता रहता है। मौद्रिक आय। जैसे कि उच्च आय वर्ग अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी करके मनोरंजन पर भी अधिक पैसा खर्च कर सकता है, तो उसे बजट बनाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। फिर गृहिणी की शारीरिक अवस्था। यह केवल गृहिणी पर लागू नहीं है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य बीमार है तो कार्य करने के लिए उन्हें नौकर की मदद चाहिए होती है और ऐसे में हमारा जो खर्चा होता है वो सेवा करने वालों के लिए अलग से बजट में निकालना पड़ता है।
सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं। कई लोग सामाजिक परंपराओं में या शादी में, त्योहारों में, और कई सारे उनके रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनमें वो काफी खर्चा करते हैं, तो बजट उनके अनुसार वेरी करता है। बदलते जीवन मूल्य। लोग भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की होड़ में अपना स्तर ऊंचा बनाना चाहते हैं और इस कारण वो बजट में काफी सारा पैसा भौतिक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। घर की स्थिति। घर ऑफिस से, बाजार से, स्कूल आदि से अगर दूर है तो ऐसे में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो काफी अधिक बढ़ जाता है। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो कहीं भी आना जाना काफी कॉस्टली पड़ता है। सदस्यों के व्यवसाय। अधिक मिलने मिलाने वालों में मेहमान नवाजी का बढ़ता खर्चा। कई लोगों को आदत होती है कि उनके घर में बहुत मेहमान आते हैं, तो वो उनके लिए बहुत खाने पीने पे खर्चा करते हैं, सजावट में बहुत खर्चा करते हैं। तो ऐसे ही उनकी इस आवश्यकताएं उनके बजट को प्रभावित करती हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ये 3 स्टेप हमेशा देखने में आए हैं: आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। वैसे ही पारिवारिक बजट बनाने के लिए भी ये 3 चरण हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, आयोजन। आयोजन के द्वारा पारिवारिक आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ये एस्टिमेट किया जाता है। अनुमानित आय और अनुमानित व्यय होता है। अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है। हम योजना बनाते हैं कि हम ज्यादा खर्चा ना करें। जैसे हमने नीचे दिखाया है कि जैसे हमारी अनुमानित आय जो होती है वो इंटरेस्ट से, बैंक से, सैलरी से, प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस में हो रहा है, या हाउस रेंट आ रहा है, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे हमें जो पैसा मिल रहा है, तो ये सारे हमारे आय के साधन होते हैं। और ऐसे ही जब हम एक्सपेंसेस की तरफ देखेंगे, हमारे खर्चे देखेंगे, तो हमारे घर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब चीजों पे खर्चा, हमारी बच्चों की फीस, आने जाने का खर्चा, हमारी जो पर्सनल केयर है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, और हमें महीने में कुछ सेविंग भी करनी होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, तो ये सारे हमारे खर्चे होते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं और इनका संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, नियंत्रण। व्यय का हिसाब किताब रखने से अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। जब हमें पता ही है कि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, तो हम फालतू के खर्चे नहीं करते, और हमें यह भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पर अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे खर्चों को बचाया जा सकता है। आखिर में, मूल्यांकन करना ये योजना के बाद होता है, मगर इसकी सफलता देखी जाती है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। इसमें निरीक्षण किया जाता है, और ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि अगर आपके सारे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तो आपकी योजना बनाने का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। अब हम पारिवारिक बजट बनाने के विभिन्न चरण को हमने टेबल की फॉर्म में समझाया है। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें देखिएगा। सबसे पहला, आयोजन में देखते हैं कुल आय का अनुमान लगाना। फिर विभिन्न मदों पर कुल व्यय का अनुमान लगाना कि किन किन चीजों पर हमारा कितना कितना खर्चा होने वाला है। अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय का संतुलन बनाना। अगर हमारी आय कम हो रही है और हमारा व्यय ज्यादा हो रहा है, तो कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम हटा सकते हैं। और आय को बढ़ाने के तरीके भी देखने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ट्यूशन स्टार्ट कर दें, या हम कोई एक्स्ट्रा काम शुरू कर दें, तो उससे हम अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तथा सफलता के लिए योजनाओं का पुनः निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। उसको दोबारा से एक बार देख लें कि इसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं, या कहाँ पर कौन सी कमी रह गई है। दूसरा, नियंत्रण में दैनिक हिसाब रखना, रोज क्या खर्चा हो रहा है, कैश बुक मेंटेन करना, डेबिट एंड क्रेडिट साइड देखना। और जब इन चीजों को मेंटेन करना होता है, तो उससे नियंत्रण करना काफी आसान हो जाता है। तीसरा, मूल्यांकन में लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या बजट से अधिकतम लक्ष्य प्राप्त हुए? अगर नहीं, तो भविष्य में क्या कदम उठाने चाहिए? क्या ऐसा हम करें जिससे हमारा बजट अच्छा बन सके, हमारे व्यय कम हो सके, हमारी आय
बढ़ सके। इज फैमिली हैप्पी विद द बजट? परिवार की संतुष्टि ही पारिवारिक बजट को सफल बनाती है। अगर परिवार के सभी सदस्य खुश हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं, तभी हमारा जो बजट है वो सफल होता है। यहाँ हमने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल के द्वारा बनाए बजट का विश्लेषण किया है। इसमें देखें, व्यय को विभिन्न मदों में बांटा गया है, जैसे आहार, वस्त्र, आवास, प्रकाश तथा ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन सम्मिलित हैं। इसमें यह देखा गया है उनके द्वारा विभिन्न आय वर्गों को प्रतिशत व्यय में समझाया गया है। इसमें 3 वर्ग हैं, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। इसमें आप परसेंटेज देखें तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपका आहार पर जो प्रतिशत है वह घटता है। वस्त्र में तकरीबन सेम परसेंटेज है, आवास में भी सेम प्रतिशत आपका खर्च होता है, चाहे आप किसी भी आय वर्ग के हैं। प्रकाश तथा ईंधन में भी ऐसा ही देखने में आया है। मगर अगर आप शिक्षा में देखें, स्वास्थ्य में देखें या मनोरंजन में देखें, तो जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। यानी कि उच्च आय वर्ग वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन में पैसा भी अधिक व्यय करते हैं और उनका प्रतिशत भी अधिक होता है। इनको सिंपल शब्दों में हम आपको समझाना चाहेंगे। सो डिफरेंट इनकम ग्रुप का खर्चा करने का तरीका अलग होता है। जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन पर प्रतिशत खर्च कम होता है, परंतु एक्चुअल अमाउंट अधिक होता है। जैसे अगर निम्न आय वर्ग की प्रति माह आय 10,000 है, इस हिसाब से 60% यानी 6,000 रुपए उसने भोजन पर लगाए, परंतु एक उच्च आय वर्ग वाले की प्रति माह आय 80,000 होने पर वह 50% यानी 40,000 रुपए भोजन पर लगाएगा। अतः प्रतिशत तो कम होगा मगर एक्चुअल अमाउंट जो है वो ज्यादा है। यानी कि अगर यहाँ पर निम्न आय वर्ग वाला 6,000 रुपए खर्च कर रहा है तो उच्च आय वर्ग वाला 40,000 रुपए आहार पर खर्चा करता है। तो ऐसे में उनका जो खर्चा है वह अधिक है। आय बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर आय का प्रतिशत खर्चे बढ़ते हैं और आय कम होने पर इन पर खर्चे कम होते हैं। जैसे जब आपकी आय अधिक होती है तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, स्वास्थ्य के लिए आप ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और निम्न आय वर्ग वाले लोग सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करते हैं, और मनोरंजन पे तो निम्न आय वर्ग वालों का खर्चा ना के बराबर होता है। सूझबूझ से प्रयोग किया गया धन हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। धन का विवेकपूर्ण प्रयोग करें। धन्यवाद।